नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा दुनिया के रखवाले, सुन दर्द तुझे पर जान देने की तमन्ना, मोहब्बत हमें से लड़ाई, अरे मार डाला तुहार। सुहानी रात ढल चुकी, ना जान नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ को दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, मेरे पास जिसमें है तकदीर भंवर में है सफी। आपने अभी जिन गानों को सुना उन गानों को भारतीय संगीत के महान संगीतकार नौशाद अली ने संगीत दिया था। ऐसे तो और भी गाने हैं, सैकड़ों गाने हैं जिनको सुनकर के आज मन तृप्त हो जाता है, हम पुरानी यादों में खो जाते हैं और लगता है काश इस तरह का जो संगीत है आज भी बने। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह का संगीत देने वाले न तो संगीतकार हैं, न गायक हैं, और न ही वो साजिंदे हैं, न वो गीतकार हैं जो इस तरह के बोल लिख सकते हैं। अभी जो आपने गाने सुने और इस तरह के और भी गाने हैं, इनको आज नहीं बल्कि ये गाने आगे सदियों तक सुने जाते रहेंगे। इन गानों को संगीत देने वाले संगीतकार नौशाद साहब ने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, एक नई दिशा दी और संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। और उसी का नतीजा है कि आज भी और आने वाले समय में भी हम उन गानों को सुनते रहेंगे और उन मधुर यादों में खो जाते रहेंगे। हम आज संगीत के पुरोधा माने जाने वाले मौसीके आजम नौशाद साहब की पुण्यतिथि पर, जो कि इसी महीने पिछले दिनों मनाई गई, उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदानों की, उनके संगीत की चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं। हम आज उनके योगदान पर चर्चा करेंगे, उनके संगीत के बारे में, उनकी खासियतों के बारे में चर्चा करेंगे और हम उनकी धुनों पर जो गाने बने उनको भी सुनेंगे, उनका भी लुत्फ उठाएंगे। तो हमारे साथ आज एक पैनल है जिसमें खास संगीत के खास जानकार हैं और गायक भी हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की तरफ चलते हैं और हम आपको सबसे पहले परिचय कराते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से डॉक्टर महेंद्र पाठक जी, जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में सीनियर ब्रॉडकास्टर रहे हैं। अभी वो लखनऊ से जुड़ रहे हैं और संगीत के वो जानकार हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए कश्मीर से सिंगर हैं किफ़ायत फ़हीम साहब, जो कि जिनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो नौशाद साहब की बनाई हुई धुनों पे जो गाने हैं उनमें से कुछ गानों को भी पेश करें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से संगीत के जानकार हैं, संगीत प्रेमी हैं, जयंत सान्याल जी। तो हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर महेंद्र पाठक के पास और उनसे जानेंगे कि नौशाद साहब के जो योगदान है संगीत की दुनिया में और उन्होंने जो धुनें बनाई, उनकी संगीत की क्या खासियतें हैं और क्या उनको कभी ऐसा सौभाग्य मिला कि नौशाद साहब के साथ वो रूबरू हो सके हैं। तो डॉक्टर महेंद्र पाठक, आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे नौशाद साहब के बारे में? धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, नौशाद साहब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा लखनऊ की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नौशाद साहब की पैदाइश यहीं लखनऊ में हुई थी और उस ज़माने में लखनऊ का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, जो माहौल था, उसमें संगीत का बहुत अहम योगदान था। और लखनऊ से थोड़ी दूर पर बाराबंकी ज़िले में एक दरगाह है, देवा शरीफ कहलाती है। तो वहाँ सालाना एक उर्स होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अपने बचपन में ये अक्सर वहाँ जाया करते थे
ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिनको कि नौशाद साहब ने अपने कई घंटे दिए थे। हुआ ये था कि 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नौशाद साहब को एक सम्मान दिया था, अवध रत्न सम्मान। तो उस अवध रत्न सम्मान की कवरेज के लिए, चूंकि मैं जैसा कि परिचय दिया विनोद जी ने, मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हूँ और बहुत दिनों तक मैंने अनेक वरिष्ठ पदों पर वहाँ काम किया है। तो उस फंक्शन की कवरेज में मैं भी गया हुआ था और उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी, नौशाद साहब, दिलीप कुमार साहब और सुनील दत्त साहब, अनुराधा पौडवाल, और गायक में शब्बीर कुमार भी आए हुए थे, मोहम्मद अजीज़ भी आए हुए थे। एनीवे, तो नौशाद साहब का इंटरव्यू लेना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा सा उस वक्त एक इंटरव्यू दिया और उस बातचीत से वो कुछ ऐसा मुतासिर हुए कि एक दिन मैं उस समय आकाशवाणी लखनऊ में कार्यरत था, पोस्टेड था, तो अचानक गेट पे गार्ड से उन्होंने कहा कि वो शायद मेरा नाम भूल गए थे, लेकिन कुछ उन्होंने मेरा हुलिया बताया गार्ड को, तो वो उनको मेरे पास लेके आया, बोले साहब ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। गार्ड को नहीं पता ये कौन है। अब मैं तो अवाक रह गया, अभिभूत, मुझे समझ में ना आया मैं क्या करूं। खैर लंच के बाद का वक्त रहा होगा, मुझे टाइम भी नहीं याद है कब वो आए थे, और कई घंटों तक उन्होंने बातें की, हम बात करते रहे और वो बात बताते रहे। तो उस जरिए से मुझे पता चला कि वो बचपन में जब वहाँ जाया करते थे तो एक बांसुरी वाला बांसुरी पे कुछ धुन बजाता था और बांसुरी बेचता था। तो उनको लगा कि यार ये छोटा सा वाद्य है, इतना देखने में हल्का फुल्का है, हाथ में लिया जा सकता है, तो इससे इतना अच्छा सुर है। फिर उन्होंने, वो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं बात करूंगा चूंकि संक्षेप की बात हुई है। तो जब वो उस ज़माने में जो फिल्में दिखाई जाती थी वो सिनेमा हॉलों में, वो चूंकि मूक फिल्में होती थी, तो उन मूक फिल्मों को एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए कुछ ऑर्केस्ट्रेशन में ऑर्केस्ट्रा के आर्टिस्ट बिठा दिए जाते थे, तो वो सीन के मुताबिक कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे। तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक के जो उस्ताद थे उनसे इन्होंने कुछ बारीकियां सीखी। फिर एक हारमोनियम के दुकान पे उन्होंने नौकरी कर ली, उसकी भी बड़ी कहानी है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, वो नौशाद साहब ने बताया भी था मुझे, बहुत लंबी दास्तान में। और फिर उस तरह से उनकी तरबियत हुई, उनकी एक जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग हुई, और उस ट्रेनिंग के बाद वो बॉम्बे चले गए। चूँकि उनके वालिद संगीत के बहुत सख्त खिलाफ थे, तो वो घर से बिना कुछ बताए एक तरह से भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाप ने कहा कि या तो तुम संगीत को चुन लो या इस घर को चुन लो, तो उन्होंने संगीत चुन लिया और संगीत को ऐसा चुना और फिर उसमें इतना रमे कि नौशाद अली हो गए। और शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन 1940 में उनकी पहली फिल्म आई, और फिर उसके बाद 42-44 के दौर में जब रतन वगैरह आई तो उसके गानों ने धूम मचा दी। कहते ये हैं कि वो जो रतन के गाने थे वो इतने, चूँकि लोकगीतों पर आधारित थे, और चूँकि ये जब उस ज़माने में लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में जो अवधी बोली में लोकगीत हुआ करते थे उनको सुना करते थे, तो लोकगीतों से उनका बड़ा लगाव था। तो उन लोकगीतों की धुनों के सहारे और बाकी जो उन्होंने अपना शास्त्रीय संगीत सीखा था, उन दोनों का एक अमलगमेशन करके, मिक्सचर करके उन्होंने रतन के गाने बनाए। एक कहावत है कि एक बार जो है वो जो एस.डी. बर्मन साहब का रसोइया था वो रतन के गाने गा रहा था, तो संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब उसके ऊपर बड़ा नाराज़ हुए कि तुम रहते मेरे घर में हो, पैसा मेरा खर्च कराते हो और गाने जो है तुम नौशाद में गाते हो। तो उसने कहा साहब वो गाने इतने आसान हैं, इतने सरल हैं कि उनको कोई भी गा सकता है, मैं इसलिए गा रहा हूँ। तो एक जो सरलता थी, सहजता थी नौशाद साहब के संगीत में, वो उनमें थी। और उसके बाद तो फिर उन्होंने जब
42 से लेकर के अगर आप 52 तक आए और बैजू बावरा आई, तो बैजू बावरा के बाद तो न सिर्फ नौशाद साहब का बल्कि रफ़ी साहब का भी झंडा ऐसा बुलंद हुआ कि फिर इन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊं कि नौशाद साहब में जितनी योग्यता थी, उनको उस योग्यता के मुताबिक खूब प्रसिद्धि भी मिली, पैसा भी मिला, यश भी मिला। और 1950 की फिल्म, हालांकि वो मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जो हमारे कई बुजुर्ग जिनसे मैं तमाम चीज़ें जानता था, नौशाद साहब ने बताया था कि दास्तान फिल्म का जो ट्रेलर आया था, तो उस ट्रेलर में आप सोचिए कि आज से 76 साल पहले ये कहा जाता था कि 40 करोड़ों में एक ही नौशाद नौशाद नौशाद। तो सन 50 में जब ये उनका आलम था कि ट्रेलर में नौशाद नौशाद गूंज रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि 1950 से लेकर के और लगभग 1967-68 तक उन्होंने अच्छा संगीत दिया और उनकी फिल्में खूब चली। तो और रही बात कलाकारों को, जैसा कि विनोद जी ने शुरू में कहा कि उमा देवी जैसी एक जो गायिका नहीं थी, एक तरह से देखा जाए तो वो एक चरित्र अभिनय के लिए जानी जाती तो थी। बाद में तो बर्तन आदि उनसे गाना गवाया, सुरैया से भी सबसे पहले उन्होंने गाना गवाया था। उसके बाद लता जी की जो उर्दू थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, उस उर्दू में काफ़ी सुधार कराया। रफ़ी साहब को लाए और फिर ऐसा हुआ कि रफ़ी और नौशाद एक दूसरे के पूरक बन गए। हालांकि रफ़ी साहब ने और तमाम कलाकार और बड़े संगीतकारों के लिए भी खूब गाया, लेकिन कहा जाता है कि नौशाद साहब और उनका जो सानिध्य था, साहचर्य था, वो बहुत ही उत्तम किस्म का था और उसने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत उत्कृष्ट किस्म के गाने दिए। तो मैं चाहूँगा कि विनोद जी ने चूंकि संक्षेप की बात कही, तो मैं संक्षेप में भी इतना ही कहना चाहूँगा। विनोद जी। डॉक्टर महेंद्र पाठक ने नौशाद साहब के बारे में, उनकी जो आरंभिक किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने कई गायक गायिकाओं को स्थापित किए, तो एक जयंत जी से थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। उसके बाद किफायत खान साहब से कुछ हम लोग सुनेंगे, नौशाद साहब के बनाए हुए धुनों पर आधारित जो गाने हैं, या हम पहले एक गाना उनसे सुन लें, उसके बाद जयंत जी सुन लें। ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल सुना जाए, बिल्कुल सुना। हाँ। तो किफायत खान साहब, कौन सा गाना आप सुना रहे हैं? धन्यवाद आप सबका, खास करके विनोद जी का, कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। मैं चूँकि बचपन से ही नौशाद साहब का शहदाई हूँ, बहुत सुना है नौशाद साहब को, तो बड़े मेरे पसंदीदा नौशाद साहब के गाने बचपन से सुनता आया हूँ। तो जब कल इनका मेरे पास मैसेज आया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो मुझे भी मौका मिल जाएगा, मैं अपने जज्बात आपके सामने रख सकूं। तो कई गीत मेरे सामने जिनकी मैंने स्केल रखी है, तो एक गाना जो मैं हमेशा जिस कार्यक्रम में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा यही गाना होता है। मैं फिल्म राम और श्याम से जो गाना है आज की रात मेरे दिल की सलामी के लिए, तो ये पेश करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ भी इस प्रोग्राम का मैं दिल की सलामी दे दे, दिल की सलामी दे दे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। गाने में बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गाया। इस गाने की खास बात यह है कि जो शकील बदायूं साहब ने लिखा था, तो जब लिखा था तो हर अस्पताल में थे, वो तपेदिक से जूझ रहे थे, और ये बल्कि अपना ही उन्होंने अपनी ही कहानी लिखी है कि उनको लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी की कुछ ही दिन बाकी है, तो उसी में उन्होंने बिस्तर पर से ही लिखा था। इसके बारे में हमने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है। तो जयंत साहब नमस्कार, धन्यवाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताइए।
जी, जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, मुझे एक वो एनेक्डोट याद आ रहा है, वो किस्सा याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा भी था और इस बारे में मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। और रफ़ी साहब के साथ जो उनका एसोसिएशन रहा, अगर हम शुरू की बात करें, रफ़ी साहब जब आए थे एज ए प्लेबैक सिंगर यहाँ, हम सबको मालूम है गुल बलोच उनकी पहली पंजाबी फिल्म थी और उसके बाद जो फिल्में उन्होंने की एज ए प्लेबैक सिंगर और कुछ में वो नजर भी आए एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, है ना। तो रफ़ी साहब ने जब नौशाद जी के साथ काम करना शुरू किया तो वो कोरस में गाते थे और नौशाद जी के लिए एक चिट्ठी लेकर आए थे। महेंद्र जी को इस बारे में ज़्यादा पता होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चिट्ठी लेकर आए थे और वो चिट्ठी उन्होंने नौशाद जी के हाथ में दी थी और उस चिट्ठी में जो भी लिखा था उसके हिसाब से फिर नौशाद जी ने उनको कहा ठीक है कोरस में गाइए। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि नौशाद साहब का ने रफ़ी साहब के किरदार, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी को बड़े गौर से देखा और कहा कि ये इतना ऑनेस्ट और इतना शर्मीला इंसान और अपने काम के लिए इतना जुझारू और साथ में इतना विनम्र, ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देना उचित नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि हुआ ये कि एक दिन कोरस में रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग अगले दिन तक के लिए भी मुलतवी हो गई। कुछ रिकॉर्डिंग हुई, कुछ और रिकॉर्डिंग होनी थी। हुआ ये कि सब जाने लगे। तो रफ़ी साहब उस वक्त रफ़ी साहब नहीं थे, राइट। तो उस दौरान क्या हुआ कि वो वहाँ खड़े थे। अब जब वो वहाँ खड़े थे सब जाने लगे और ये नौशाद साहब ने कहा जाइए अब आप फिर कल आइएगा इस गाने की रिकॉर्डिंग में, अभी कोरस में आपको फिर गाना होगा। तो बहुत कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो नौशाद साहब ने कहा क्या बात है, आप जा क्यों नहीं रहे वापस, आप आइएगा वापस। बड़ी मुश्किल से, एक तो बहुत कम आवाज में बात करते थे रफ़ी साहब, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा पर मैं आ तो गया हूँ यहाँ किसी तरह बस में, पर मेरे पास वापस जाने के तक के पैसे नहीं हैं। अब मैं उन दिनों जहाँ वो भिंडी बाजार में, जहाँ जिस जगह वो रहते थे वहाँ से वो रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। अब वहाँ उनके पास, अब उन्होंने बोली ये बात और नौशाद साहब ने कहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको इस कोरस की रिकॉर्डिंग के लिए जो पेमेंट देनी थी वो मैं पहले दे देता। रफ़ी साहब क्या कह रहे हैं, जी देखिए काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अपना मेहनताना मैं पहले कैसे मांग लूं, इतने सारे लोग गा रहे हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, मेरी असुविधा हो रही है, उस असुविधा के चलते मैं इतना सेल्फिश कैसे हो जाऊं कि मैं आपसे मेहनताना मांग लूं। ये सोचकर मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलते नहीं पड़ रहा था पर आपने मुझे मजबूर किया बोलने को, तो मैं कह रहा हूँ। तो रफ़ी साहब को उन्होंने वापस जाने के लिए पैसा दिया और वो फिर गए और अगले दिन आए भी। तो ये बात उनके जहन में रही कि ये इंसान इतना ज्यादा अपने काम की तरफ डिवोटेड है और इतना कमिटेड, प्लस एट द सेम टाइम इतना विनम्र है कि अपनी परेशानी जाहिर तक नहीं करना चाहता। ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देना, या कोरस में गाने के साथ साथ उनको पता चलने लगा कि उनकी आवाज़ कैसी है। फिर एक समय वो भी आया जब, क्योंकि रफ़ी साहब के.एल. सहगल जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हम सबको वो घटना याद है कि जब वो बिजली चली गई थी और के.एल. सहगल जी को परफॉर्म करना था और वहाँ पर रफ़ी साहब सिर्फ 13-14 साल के छोटे टीनेजर थे और उनको कहा गया था कि ये बच्चा जब परफॉर्म कर रहा है, जब बिजली आ जाएगी तो के.एल. सहगल साहब परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने जो गाया था वहाँ पर वो समा बांध दिया था और के.एल. सहगल साहब ने भी उनकी खूब तारीफ की थी। तो के.एल. सहगल साहब का जो एक ऑरा था, एक प्रभाव था जो किशोर कुमार जी पर भी पड़ा। तो रफ़ी साहब को उन्होंने बोला था नौशाद साहब ने कि देखो तुम्हारी आवाज़ का जो एक टोन है, एक टेक्सचर है, उसको तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि के.एल. सहगल साहब को ही तुम कॉपी करो, तुम्हारी अपनी आवाज़ होनी चाहिए। तो ही वॉज वन ऑफ द early music directors who ensured that Rafi Saab had his own voice. Later on, O.P. Nayyar also gave Rafi Saab a very unique style. Om Prakash Nayyar जी ने भी रफ़ी साहब को एक स्टाइल दिया जो O.P. Nayyar साहब की म्यूजिक डायरेक्शन में बनी गानों में रफ़ी साहब की आवाज़ में वो नजर आता है।
पर अगर हम देखें कि के.एल. सहगल साहब के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना और अपनी एक अलग छवि बनाने में रफी साहब को नौशाद साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा नौशाद साहब की खासियत ये रही कि वो क्लासिकल म्यूजिक, जैसे डॉक्टर महेंद्र पाठक जी ने भी बताया, क्लासिकल म्यूजिक और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को वो सिनेमा में बड़े पैमाने पर उजागर करना चाहते थे और उनकी ये सोच बड़ी सही थी कि क्लासिकल म्यूजिक राग बेस्ड गाने भारतीय फिल्मों में हर एक व्यक्ति गा सकेगा, उस तरह से पेश किया जाए। तो उन क्लासिकल म्यूजिक को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और वो कहते थे, एक जमाना ये भी आया था, मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ से पसंद नापसंद लिखवा कर नहीं आता। अगर आप बच्चे को अच्छी चीजें सुनवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसकी पसंद बनेगी। ये उस दौर का प्रश्न था जब उनसे पूछा गया था कि पाश्चात्य इन्फ्लुएंस के गाने ज्यादा चल रहे हैं, क्या टेस्ट इतना बदल रहा है, यंग जनरेशन को सुर के बजाय ताल वाले गाने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो नौशाद साहब ने ये बात कही थी। एक और जो बात नौशाद साहब की बहुत बड़ी है वो ये है कि वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे उस जमाने में जब साउंड रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा उन्नत नहीं थी। He was known for the first music director ever at that point in time for sound mixing. साउंड मिक्सिंग के प्रयोग करना, गायक गायिका की आवाज अलग रिकॉर्ड कराना और उसका म्यूजिक अलग और फिर दोनों को जोड़ देना, इस प्रयोग का जो श्रेय है ये नौशाद साहब को जाता है। और उन्होंने हमेशा यही फोकस किया, अच्छी शायरी और क्लासिकल बेस्ड गाने और भारतीय त्योहारों को भी उन्होंने ध्यान में रखा। बस ये अच्छी बात है कि हमारी फिल्मों में उस दौरान सिचुएशंस बेस्ड गाने लिखे जाते थे और उन सिचुएशंस में आम आदमी के जीवन से जुड़े उनके त्योहार, उनकी भावनाएं, उनके दुख सुख की बातें होती थी। तो नौशाद साहब ने, चाहे वो शकील बदायूनी जी हो, चाहे मजरूह सुल्तानपुरी जी हो, इनके साथ मिलकर हद तक बी.एन. मधोक जी के साथ भी काम किया। ऐसी रचनाएं उन्होंने की हैं अलग अलग क्लासिकल रागों में, किफायत जी बेहतर बता सकेंगे, चाहे वो राग रबाड़ी हो, चाहे राग हकीक हो और राग पहाड़ी हो, इन सब पर जो कंपोज उनकी धुनें थी, चाहे वो शकील बदायूनी जी ने लिखा हो। दुलारी फिल्म का गाना आज तक हम सबको याद है, 1949 का, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। ये एक समय पर शादियों पार्टियों में बजता था। बाद में मुझे याद है मेरे जनेऊ के टाइम पर 1991 में जो वीडियो बनाया गया था, उसकी जो मिक्सिंग की गई थी, उसमें भी ये गाना था इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि ये गाना आज भी यूज हो रहा है। मुझे उस वक्त उतनी समझ नहीं थी कि ये किनका गाना है, पर इनका म्यूजिक है। बट ये जो गहराई थी उनकी और ये उनका जो कमिटमेंट था कि भारतीय क्लासिकल म्यूजिक और भारतीय लोक संगीत को बड़े पैमाने पर फिल्मों में लाया जाए और उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए, वो भी ऐसे कि हर आम आदमी गा सके। सुन के लगेगा, ये बातें सुन के लगेगा कि भाई क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड गाने तो सिर्फ मजे हुए गायक ही गा सकते हैं, पर जैसे भी डॉक्टर महेंद्र पाठक जी ने जिक्र किया कि स्वर्गीय एस डी बर्मन जी क्या रसोईया रतन फिल्म के गाने गा रहा था और एस डी बर्मन जी कह रहे थे कि भाई देखो तुम तो हमारे रसोइये हो पर गाने उनके गाते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए साहब, तो इतनी सरल तरीके से उन्होंने दिया है कि मेरे जैसा आम आदमी भी ये गा सकता है। तो ये बड़ी खूबी रही नौशाद साहब की। और अगर एक मजेदार किस्सा याद करें वो ये कि उनकी शादी के वक्त बैंड वाले उन्हीं की फिल्म का गाना बजा रहे थे और उनके वालिद साहब को इस बात का पता ही नहीं था। वो कह रहे थे ये किसके गाने बज रहे हैं, उनकी शादी में उन्हीं के म्यूजिक दिए हुए गाने बज रहे थे। तो नौशाद साहब की क्या तारीफ करें, वो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स who made sure that Indian classical music and Indian folk music, आप संघर्ष के गाने सुन लीजिए, आप लीडर के गाने सुन लीजिए। ये अभी किफायत साहब ने जो गजल सुनाई हमें राम और श्याम की, इसी फिल्म में जो दूसरे गाने जो हैं जो दिलीप कुमार साहब और मुमताज जी पर फिल्माए गए हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। इतनी वर्सेटिलिटी, एक तरफ दिलीप कुमार साहब गा रहे हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, और दूसरी तरफ वो दूसरा गाना है जहाँ पर वो लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई।
दो अलग सिचुएशन, दो अलग कैरेक्टर्स, एक ही आर्टिस्ट, और वर्सिटैलिटी रफी साहब से उन्होंने यहाँ पर गवाया। नैन लड़ जाइए उन्होंने गंगा जमुना में गवाया, तो उधर आप संघर्ष में भी देखते हैं मेरे पैरों में घुंघरू बना, बंधना नहीं। हाँ जी। तो फिर मैं मोरी चाल देख। तो ये जो उनका एक क्या कहें वर्सिटैलिटी थी, वो वर्सिटैलिटी हर उनकी फिल्मों में नजर आई, और उस बात पर वो अड़े रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले गाने नहीं दिए। लीडर में भी कुछ गाने ऐसे नजर आपको आते हैं जहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक का शेड आपको नजर आता है, बट हिज प्लस पॉइंट ऑलवेज वाज ही वाज one of the best music directors who always was committed towards the promotion of Indian classical music and Indian folk music, and he richly believed that Indian folk music and Indian classical music has the soul of India. वो कहते थे ये बात कि हमारी भारतीयता जो है, उस भारतीयता को विश्व स्तर पर हमारे फिल्मों के थ्रू प्रदर्शित करने की बेहद आवश्यकता है, जो हमें जोड़ कर रखती है। यही मुझे कहना है नौशाद साहब के बारे में। आदरणीय महेंद्र पाटिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप कहिए, हम सुन रहे हैं। थैंक यू विनोद जी। जैन जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रयोग धर्मिता की बात अगर करें तो आन फिल्म के लिए जो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन किया था उसमें 100 पीस ऑर्केस्ट्रा पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यूज हुआ था। और जो बात अभी आपने की ना सुहानी रात ढल चुकी, तो सुहानी रात ढल चुकी में जो इंस्ट्रूमेंट वो हीरो लिए हुए है श्याम कुमार, वो देखने में तो वेस्टर्न लग रहा है, और वेस्टर्न साजों पर किस तरह से इंडियन क्लासिकल धुनें बजाई जा सकती हैं उसका अनुपम उदाहरण है। और ऐसा ही नहीं है, वेस्टर्न क्लासिकल को भी उन्होंने, जिस फिल्म की बात मैंने शुरू में की 1950 में दास्तान आई थी, दास्तान में मधुबाला और राज कपूर थे। राज कपूर ने दास्तान में भी काम किया था और 1949 में आई फिल्म अंदाज में भी काम किया था। मुझे लगता है कि नौशाद साहब की सिर्फ 2 ही ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि राज कपूर ने काम किया है, बाकी किसी और फिल्म में राज कपूर ने काम नहीं किया है। और जो बात ये हो रही थी कि एक और फिल्म अगर आप उड़न खटोला लें तो मोरे सैया जी उतरेंगे पार, वो अवध की एक ठुमरी है, लेकिन उस ठुमरी को किस तरह से और क्लासिकली, और पूरी जो बैकग्राउंड है उसमें हमिंग है, उसमें म्यूजिक है ही नहीं, वो सिर्फ ह्यूमन वॉइस को उन्होंने इस ढंग से अरेंज किया कि वो आपको पूरा संगीत लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग नौशाद साहब ने किए थे, चाहे वो वेस्टर्न साज हो, चाहे वो इंडियन साज हो, या अगर फिल्म मेरे महबूब की बात करें तो उसका बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब रवेल साहब जो उसके फिल्म के निर्माता थे, उन्होंने देखा कि वो म्यूजिक की रिकॉर्डिंग हो रही है, रफी साहब गाने आए हैं और मुश्किल से 3 या 4 साजिंदे उसमें गए, तो उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा, चूंकि राजेंद्र कुमार की फरमाइश पे ही मेरे महबूब का संगीत देने के लिए नौशाद साहब को तैयार किया गया था। तो रवेल साहब ने कहा कि यार देखिए ये राजेंद्र कुमार जी, ये अजीब टाइप की बात हो रही है, नौशाद साहब को पैसा मैं इतना दे रहा हूँ और वो 3-4 संगीतकार लेके बैठे हैं, जहाँ तो कहाँ इतना बड़ा बड़ा ऑर्केस्ट्रा का पूरा जो है ग्रुप हुआ करता था। तो नौशाद साहब ने कहा कि देखिए चूंकि वो हीरो को जो कन्वोकेशन है, कन्वोकेशन में शायर अपनी नज्म पढ़ रहा है, तो नज्म के दौरान बहुत हल्का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, अगर उसमें हमने ज़्यादा वो ऑर्केस्ट्रा या ज़्यादा म्यूजिक वालों को लगा दिया, ज़्यादा संगीत के तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो मुझे ये भी देखना है कि जो फिल्म है रियलिस्टिक हो। और एक और आपको याद होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में नौशाद साहब का बड़ा नाम था, और इसीलिए जब पाकीज़ा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब नहीं रहे और ये बात आई कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं तैयार हो पाया था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने की जिम्मेदारी फिर नौशाद साहब को दी गई, क्योंकि एक तो उस तरह की फिल्मों का जो माहौल था उससे नौशाद साहब परिचित थे, और दूसरी बात है गुलाम मोहम्मद साहब बहुत लंबे अरसे तक, बल्कि ये कहे कि आखिर तक इनके असिस्टेंट रहे। ये अलग बात है कि वो नौशाद साहब के असिस्टेंट होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट रूप से म्यूजिक दे रहे थे,
और इसमें गुलाम मोहम्मद साहब की भी मैं महानता कहूँगा कि वो नौशाद साहब से उम्र में ही नहीं बल्कि अनुभव में बड़े थे, उनसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नौशाद साहब को पूरा सम्मान दिया और कभी ये नहीं कहा कि ये गाने या उसका ऑर्केस्ट्रेशन या उसकी म्यूजिक या उसका अरेंजमेंट मैंने किया है। वो सारा का सारा श्रेय नौशाद साहब को दिया। और नौशाद साहब की एक और ख़ासियत थी कि जब शुरू में तो उन्होंने मुकेश जी की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया, अंदाज तक, उसके बाद फिर तलत महमूद आए, लेकिन 1950 में नौशाद साहब ने बताया था कि बाबुल फिल्म की जो निर्माण के दौरान एक दिन क्या हुआ कि सेट पर जहाँ पे म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग होनी थी वहाँ पर चूँकि तलत महमूद साहब देखने में बड़े खूबसूरत थे और वो गायक होने के साथ साथ फिल्म में हीरो बनने का भी ख्वाब लेके आया था और हीरो बने भी, एक दो नहीं कई फिल्मों में हीरो बने हैं। तो उसी अंदाज में वो सिगरेट पी रहे थे, तो नौशाद साहब को ये बात बहुत नागवार खातिर हुई, क्योंकि वो संगीत को अपनी बिल्कुल जिसको कहते हैं पूजा समझते थे, उसको एक आराधना समझते थे, तो उनको ये कतई पसंद नहीं था कि उनके म्यूज़िक रूम में कोई इस तरह की चीज़ हो। और इस बात को लेकर के लता जी ने भी, अच्छा मेरा सौभाग्य ये भी रहा है कि चूँकि मेरी पहली पोस्टिंग सांगली में हुई थी जो महाराष्ट्र में, और लता जी का जो है वो पैतृक निवास है, तो लता जी अपने पिता उस जमाने में जब हर साल अपने पिताजी की बरसी पर वो सांगली आती थी, तो उस दौरान मेरी मुलाकात, मैं 2 साल वहाँ रहा, दोनों बार हुई। तो उन्होंने बताया था कि नौशाद साहब जब रिकॉर्डिंग करते थे तो, और ख़ासकर जब फिल्म बैजू बावरा में मोहे भूल गए सांवरिया की बात थी, तो ये हुआ कि ये रिकॉर्डिंग उस दिन बोले कि तुम सफ़ेद साड़ी पहन के आना, और सारे लोग बाकायदा नहा धो करके बिल्कुल पाक साफ होकर के आए, चप्पल उतार करके म्यूज़िक स्टूडियो में। तो नौशाद साहब इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखते थे। पहने को तो आप कह सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है कि जब आप अपने इस कला को इस हद तक पाकीज़गी के साथ, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ निभाएं, तो फिर वो कला में वो शुचिता, वो पवित्रता और वो पाकीज़गी भी नज़र आती है। और शायद यही वजह है इसको एम्बियंस जिसे आपने कहा, माहौल बनाना, जो हम हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, आज की तारीख में कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया है सर्विसेज में। अच्छा, एक खास बात और थी कि नौशाद साहब की लखनऊ के थे, उर्दू पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, शायरी न सिर्फ समझते थे बल्कि बहुत अच्छी खुद शायरी भी करते थे। काफ़ी कुछ उन्होंने गज़लें, नज़में भी लिखी हैं, और उनका एक दीवान भी है, उनकी तमाम गज़लें और नज़में, जब उनको यहाँ अवध रत्न सम्मान दिया गया था, तो उनके सम्मान में वो एक स्मारिका निकाली गई थी। मेरे पास आज भी वो स्मारिका सुरक्षित है, और उसमें नौशाद साहब की वो गज़लें और नज़में लिखी हुई हैं। सहगल साहब के इंतकाल पर भी उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, फिर रफ़ी साहब के इंतकाल पर भी एक नज़्म लिखी थी। और एक चीज़ और खासियत थी उनकी कि वो खुद तमाम फिल्मों की कहानी भी लिखते थे। डॉक्टर हम लोग बात करेंगे, एक गाना सुन लिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, किफ़ायत फहीम साहब के लिए ये किफ़ायत तो करनी ही पड़ेगी, प्लीज जी। हम तो तेरा जो देखिए ये फिल्म आई थी, बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत ही खूबसूरत। 1951 की, जहाँ तक मुझे याद है। जैन सान्याल भी शौक रखते हैं गाने का। जी हाँ, क्लासिकल बेस्ड गाने, जो इनके पास तो क्लासिकल की ट्रेनिंग है। मैं तो एक शौकिया हूँ, तो मुझे तो नौशाद साहब के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पोइट्री इतनी रिच होती है, चाहे वो खुमार मारा बख्शी साहब हो, चाहे मजरू साहब हो, चाहे शकील बदायनी जी हो, क्या कहें।
ऐसी सिचुएशन वाले गाने ना बनते हैं, ना वैसी फिल्में बनती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। खैर उस पर हम नहीं जाते कि आजकल ऐसा क्यों नहीं होता, पर तो है हमारे अतीत में जो खजाना है, उस खजाने को सेलिब्रेट करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि आज की पीढ़ी को भी ये इस बात का इल्म हो, पता रहे। हमारा असल संगीत क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, जिसमें रिचनेस है, जिसमें वजन है, जिसमें जज्बात है ना डॉक्टर महेंद्र पाठक जी, किफायत जी, जी तो मुझे ये बात बहुत सही लगती है। अब उनकी कई फिल्में हैं 60 के दशक की। लीडर के गाने मुझे खास तौर पे बहुत पसंद आते हैं। अब लीडर में वो जो डुएट है लता जी और रफी साहब का, इतना तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, या वो जो एक अलग ही रंग है उस गाने में, बड़ा मस्ती भरा रंग है, जिसमें रफी साहब हेलो हेलो बहुत बोलते हैं, बड़े मजाकिया अंदाज में। वो जो है वैजंती माला जी एक तरफ और दिलीप कुमार साहब एक तरफ, अगर आप लोग मंजर याद करें, वो जो आता है वो आजकल शौक दीदार है। आजकल शौक दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, वाह क्या बात। कल शौक दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है। इतना बताया है आपने, क्या तारीफ करें हम। मतलब शकील बदायूनी साहब के बोल, फिर वो एक और गाना जो उसमें है, वो डुएट जो अलग से लता जी और उनका, जिसमें रफी साहब का वो शुरू में शकील बदायूनी जी का वो पहला जो शेर आता है, अब मुझे बोल ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट वो चेहरा मंजर सामने याद आ रहा है, आपको याद होगा अवश्य, लीडर फिल्म का। फिर वो जो गाना है मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मतलब इतना, और गाना जो हमेशा हमारे 15 अगस्त पे बजता है, जिसमें इतने हाई स्केल पर, इतनी हाई पिच पर रफी साहब ने गाया है एंड तक, वो गाना उसकी क्या तारीफ करें। वो गाना एक्चुअली पहले रिकॉर्ड हो चुका था, और फिर डायरेक्टर की विशेष फरमाइश पे उन्होंने उस फिल्म में शामिल कर दिया था। 62 में जो चाइना वार के बाद रफी साहब जब सीमा पे जाके जवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए जाते थे, तो उस दौरान शकील साहब ने और तमाम गीतकारों शायरों ने बहुत अच्छे गाने लिखे थे, और बाद में वो गाना फिर फिल्म में शामिल हुआ। लीडर में जो एक गाना लीडर में रिकॉर्ड हुआ था जी, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते हैं, तो ये असल में फिल्म लीडर के लिए नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन शेषाद्रि मुखर्जी को पता नहीं क्या इस गाने में लगा कि उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ये मुझे गीत नहीं चाहिए। तो बाद में जब रवेल साहब मेरे महबूब बना रहे थे, उन्होंने जब गाना सुना उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये गाना मुझे दीजिए, और फिर आप देख लीजिए रिजल्ट, वो गाना आज भी तारीफी है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते। ये ऐसे भी किस्से नौशाद साहब के साथ हुए, तो सुनने में बड़ा हैरानी होती है कि इस तरह का गाना किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में आप देखिए गाना क्या जो हमारी नजर से गुजरा। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जी कहानी है। और वो मुगले आजम ने जो उन्होंने प्रयोग किया था, अभी मुझे याद आया, मैंने पढ़ा भी था इस बारे में, और इस बारे में काफी बार इंटरव्यूज में भी जिक्र हुआ है इसका, जो लता मंगेशकर जी से उन्होंने वो बाथरूम में रिकॉर्ड कराया था, वो एको इफेक्ट के लिए। वो जो गाना प्यार किया तो डरना क्या, छू ना सकेगा इश्क हमारा, प्यार किया तो डरना क्या के लिए जी, जब वो सेट पे वो शीश महल का वो ऊपर सीलिंग दिखाई जाती है, और कैमरा जब वहां पे जाता है और वो आवाज पीछे से एको में आ रही है। अब बाद में ये रिलीज हुई कलर में, हम सब ने कलर में बाद में देखा, बट वो 1960 के दशक में, जब 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी कि जब ये हॉल पे सामने आई होगी, तो खैर थे नहीं तब, मैं तो था नहीं। हालांकि वो फिल्म बनना बहुत पहले शुरू हुई थी, गाने इसके काफी पहले रिकॉर्ड हो गए थे, 10-12 साल लगे आकर के वो 60 में हुई, 50 में शुरू हुई है जी। और ये सिर्फ कॉलेज के लिए एक पॉइंट जो है
एक पॉइंट बता, ये जो छूट गया है कि परफेक्शनिस्ट में शायद नौशाद साहब से ज्यादा परफेक्शनिस्ट संगीतकार कोई नहीं। कम ही होंगे। जो दूसरा नहीं। लता इसका एक ही उदाहरण है मंगेशकर कि जब आजाद फिल्म मेरे बनानी सच्चे बनम वाला जो बननी गाना थी, है ना, मेरे सच्चे बनम, जी तो उसको वो नौशाद साहब जब रिकॉर्डिंग हो जाती थी तो हर गाने को अलग से अपना वो रूम में जा करके, रिकॉर्डिंग रूम में अलग उनका एक रूम था, उसमें जाके सुनते थे, कई बार सुनते थे। तो जहां भी कहीं दिक्कत होती थी तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करवाते थे। तो वो गाना मेरे सदके बलम जो गाना है ना, तेरे उसमें सदके अमर बलम फिल्म वो फिल्म अमर का है। हाँ अमर अमर का, तो उसमें लता जिसे कई बार वो गाने का एक खास हिस्सा, कई बार वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही थी तो उन्होंने कई बार उनसे रीटेक करवाया। तो इस जी। तरह से कई, जब और टेक्नोलॉजी इस एडवांस सिलसिले में तब भी तक बताया कि बाथरूम में गाने गवाए लता जी से, और एक बाद में शंकर जयकिशन ने उतने ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन नौशाद साहब ने पहले ही मतलब एक एक गाने के लिए 100 साजिंदे को रखते थे। जैसे वो गाना है मुगले आजम का जिंदाबाद, जिंदाबाद जो गाना जिंदाबाद है, जिंदाबाद है मैं मोहब्बत मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद, उसमें 100 लोगों ने कोरस गाया है, 100 लोगों ने। जी तो ये एक विनोद जी, मतलब अपने इसमें परफेक्शनिस्ट की बात पे अगर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, फिल्म आज़ाद का जब निर्माण होना था तो उसके उस जमाने में नौशाद साहब 1 लाख रुपए से कम फीस लिया करते थे। तो उन्होंने कहा, जो डायरेक्टर थे उसके निर्माता, कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर इसके सारे गाने तैयार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे इतने पैसे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर, एक बार क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ों को बहुत गौर से करता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आप पैसे अपने रख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ है, फिर वो उन्होंने रेफ़र कर दिया केस जो है श्री रामचंद्र जी को, कि आप उनसे म्यूज़िक करा लीजिए, मैं 1 महीने के अंदर 7-8 गाने या 10 गाने जो भी करने हैं, ये और इनका भी तो रिजेक्ट कर दिया था। ये मेरी फितरत में नहीं है कि मैं इतनी शीघ्रता से गाने बनाऊं। ये मुखिया दल के जो डायरेक्टर थे कियासी भी तो गए थे नौशाद साहब के पास, तो पहली बार तो मना ही कर दिया था, उन्होंने पैसे भी फेंक दिए थे, पूरा रूम में उनके कमरे में बिखर गए थे पैसे। तो बाद में मनाया तो किस तरह से तैयार हुए। अच्छा, मुगले आजम का अगर आप लोग इजाजत दें, मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा गाना है, हालांकि उसे निकाल दिया गया है कलर वर्जन में, बहुत नाइंसाफी है, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। हाँ, हालांकि वो फिल्म में तो है वो, हमने फिल्म देखी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में है, लेकिन कलर में मतलब उन्होंने नहीं रखा है। कलर 2 गाने, एक तो नहीं आया होगा। उसमें ये बड़ी नाइंसाफी है कि इस तरह का गाना है, जबरदस्त। ये अलग बात है कि वो हीरोइन पे नहीं फिल्माया गया, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। दो गाने काटे हैं, एक वो ऐ हुस्ने सब दुनिया वाले, ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले, बेकार की बातें का, वो भी नहीं रखा है और ये भी नहीं रखा है। तो ये बड़ी नाइंसाफी है। जब मैंने कलर वर्जन देखी तो मुझे बहुत मतलब दुख हुआ जब ये गाने मैंने नहीं देखे। तो उसी का एक जो मैं अभी हाल ही में गया था यूएसए, तो वहां मैंने ये गाया एक गाना, तो मैंने देखा कि ऑडियंस में कुछ डॉक्टर्स थे, इंडियन डॉक्टर्स थे, तो वो रो रहे थे बहुत, उनको ये लगा के। तो एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने ये गाना कभी सुना ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, इस तरह का इतना मधुर, इतना दर्द भरा गीत, और बहुत से लोग ने नहीं सुना। मदीना ये भी हाँ, मैंने बेकस शायद करना, वो शायद उसमें मुझे कलर वर्जन में नजर नहीं आया, ब्लैक एंड व्हाइट में था। डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, कलर वो में है ये शायद, गाना वो तो है, क्योंकि वो हीरोइन पे फिल्माया गया है मधुबाला पे, और बड़ा अहम गाना है, एक तरह की वो नात है। तो हाँ ना, बाकी वो तो है, लेकिन ये 2 गाने काटे गए हैं। तो मैं अगर आप इजाजत को थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। जरूर जरूर, इरशाद। यमन पे बेस्ड है ये गाना। हमें
काश तुमसे मुहाबत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मुहाबत न होती, हमें काश तुमसे मुहाबत न न दिल तुमको देखे न मजबूर होते, न दुनिया न होती न दस्तूर होते, जमाने से कोई शिकायत न होती, हमें काश तुमसे मुहाबत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मुहाबत न होती। बढ़ गए इश्क में हद से आगे, ज़माने में ठोकर लगाई तो जागे, ज़माने से कोई शिकायत न होती, काश तुमसे मुहाबत न होती। तुम्हीं तुम्हीं मुख देते नशे हमारा, मोहब्बत पे एहसान होता तुम्हारा, अगर अगर मर भी जाते तो है नौशाद साहब तुम्हारे देखिए राग यमन में यूथ को खुशी के गाने बनते हैं, लेकिन नौशाद साहब एक ऐसे मौसीकार हैं जिन्होंने सैड सॉन्ग राग यमन में बनाए हैं, और वो भी इस कदर मतलब सैड है कि आदमी सुनकर रो पड़ता है। ये गाना देखिए। अगर वो सामने होते तो उनसे ये कहना, अगर वो सामने होते तो उनसे ये कहता, तेरे हुजूर में बिगड़ी, तेरे हुजूर में बिगड़ी बनाने आया हूँ, नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने आया हूँ। दीदार जी बहुत खूबसूरत, बहुत और अच्छा। भी कोई अगर सुनाना है तो सुना दीजिए। जी जी इतने सारे गाने हैं, क्या क्या जिक्र करें। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये सुनने पर तो लगता है कि सच में ये दुनिया गम से ही भरी हुई है ना। और वो जो जिस डुएट का मैं जिक्र कर रहा था वो डुएट भी इतना शानदार है, लता जी और उनका गाया हुआ। तो हम बार बार जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ, क्योंकि उस गाने में एक अलग सी फीलिंग आती है। इतने रोमांटिक गाने सुने हम लोगों ने, बट उस गाने का एक मजा ही अलग है।
आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कौन से गाने का जिक्र कर रहा हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। सही, बिल्कुल सही। मेरा भी पसंदीदा गाना। क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कोई भूल कहीं भूल से तो न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। वाह। हुस्न की क्या तारीफ करूं तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। वाह। दरअसल ये गाने जब आप जी, सुनते हैं तो लगता है बड़े आसान है, लेकिन जो गाना हाँ, जानता है, जो गाता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको पता चलता है कि कितना कलेजा कितना चाहिए मुश्किल इस है, गाने को गाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त। बहुत नौशाद साहब की अक्सर जो तर्जें होती हैं बहुत मुश्किल होती है, ढूंढ कर सुर ढूंढ कर मतलब सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल एक बिना गाना है गवार, फिल्म गवार का, तुझसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, हाँ, हाँ, बार बार तुझसे तेरा बहुत मुश्किल बदन, है बदन चुमा। तो उससे कई जो लोग बार बार जताई तेरा कि बदन। ये अश्लील गाना हाँ, है, तो इससे कुछ अगर सुनाना है थोड़ा सा, एक दो लाइन, मुझे काफी अच्छा लगता है गाना वो। जी 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 वो जी। मुझसे पायल गोरी। हाँ, विप्लव जी 1 घंटे हो गए हैं, तो इस गाने के बाद हम लोग समापन भी कर दें। हाँ हाँ, तो ठीक है। मुझे इस प्लीज वक्त पूरा निहाल याद नहीं साहब, है, ये मैं गाना, इस गाने की एक स्थायी एक अंतरा तो आप कर ही दीजिए। अच्छा, याद प्रिया है जी ने आपको? लिखा है कि मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग का एटलीस्ट वन स्टैंजा सुनवाया जाए। मेरे मुझे महबूब तुझे मेरी, मुझसे मुझसे फरमाइश कर रहे हैं आप। जी ये नहीं पता, आपसे ही मुखातिब होंगे शायद, आपको ये लिखा अभी तो जस्ट मैसेज आया है कि मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग का एक स्टैंजा सुनवाया जाए। ठीक है। आप ही सुनवाइए। वाह, आपने तो आधी नज्म सुना दी। बहुत बहुत जी जी, अभी भी नहीं भरा, इसमें अभी बहुत बीच में है, तो वो भी गाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। सुनाया कि इसके बाद अब हम लोग को लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब नौशाद साहब या संगीत के बारे में बात करेंगे, हरि कथा हरि अनंता टाइप का मामला हाँ, है, बिल्कुल कि बिल्कुल उसके लिए कोई समय सीमा है नहीं कि आप लगातार बात करते रह दूसरी सकते हैं। बैठक होनी चाहिए, अभी तो बात अधूरी रह गई, अभी तो बहुत बातें गाना बहुत याद आ गाने रहा है, सारे हाल कर बैठे। तुमसे इजहार नौशाद हाल साहब कर पे तो कई किश्तों में बात हो सकती है। और बातें करेंगे, अभी तो हम लोगों ने फिर से सिलसिला शुरू किया है, तो जी, नौशाद साहब के बारे में अगर बात करनी हो तो काफी के लिए समय की कोई हाँ, बंदिश नहीं है, कितना ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदिश है। जी 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 तो बिल्कुल। हम देखेंगे फिर बाद में, और भी किससे आप हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर कोई आपका सुझाव हो, कौन से हाँ, विषय पर हम लोग बात करें, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत जी तालियान बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि प्रेम धवन जी को भी आप कोशिश करें आने वाले समय में। साहब जिन्होंने इतने अच्छे गाने बहुत बहुत गाए, धन्यवाद मुझे सुनने का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पाठक जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, आपने अरे अच्छे विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने धन्यवाद। किया यहाँ पर और एक समाज सा बन गया। बहुत दिन बाद बहुत खुशी हुई। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद करना, अगर चाहे बातचीत करना जी तो कर सकते हैं, जी रिकॉर्डिंग में जी बंद कर देता हूँ। जी आपस में जी बात चलिए। करना तो